हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके विषय में। आप लोग जानते हैं कि जो भारत का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ आज से नहीं प्राचीन काल से हो रहा, और ये जो प्राचीन काल से हमारा जो व्यापार हो रहा था वो किन चीज़ों का व्यापार हो रहा था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। किन रास्तों से ये व्यापार हो रहा था ये जानना जरूरी है, और किस वजह से ये व्यापार हमारा बंद हुआ यह भी जानना जरूरी है, और किस प्रकार से यूरोपीय देशों ने भारत के साथ अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए नए रास्तों की खोज की यह भी जानना जरूरी है। तो हम इन सारे प्रश्नों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जो है जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उन्होंने भारत में अपना किस प्रकार से अस्तित्व बनाया। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, और अब क्योंकि हर एग्ज़ाम में जीएस का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जीएस का पोर्शन अब जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हम लोग चर्चा करते हैं वर्तमान समय में, ये जो है कि मैप के द्वारा आप चीज़ों को समझेंगे। ये देखिए, ये वर्तमान समय का हमारा भारत है, वर्तमान समय, और ये आपका श्रीलंका है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर, ये आपका पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो पाकिस्तान है, यहां पर आपका अफगानिस्तान है, ये आपका नेपाल है, ये आपका तिब्बत है, यहां पे भूटान है, ये आपका चाइना है, चीन, यहां पे म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये आपका श्रीलंका है, ये मालदीव है, मालदीव। इसी प्रकार से आप देखेंगे अरब सागर है, ये यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे इराक, ईरान, ये आपका अरेबियन अरब कंट्रीज, और ये आपका लाल सागर है, लाल सागर। ये चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये आपका तुर्की है, यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, इधर रसिया वाला हिस्सा आपका शुरू हो जाता है, और यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, जैसे आपका पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इसी तरह से यहाँ पे आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस, ये आपका इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, और ये आपका ब्रिटेन हो गया। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो भारत का व्यापार प्राचीन काल से हो रहा था यूरोपीय देशों के साथ, अन्य देशों के साथ, वो कैसे हो रहा था। तो ये
आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से खैबर गोमल इत्यादि दर्रों के माध्यम से ये तुर्की होते हुए ये इटली में, इटली हमारा माल जाता था। पैदल वाला जो रास्ता था ये वाला था, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता इधर किनारे किनारे लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर इटली, इटली से फिर ये माल जो है यूरोप के देशों में चला जाता था। एक रास्ता अरेबियन सी से होते हुए लाल सागर भूमध्य सागर होते हुए जाता था। तो इस प्रकार से 3 रास्ते थे जो भारत और यूरोप को जोड़ते थे। लेकिन डायरेक्ट यूरोप के व्यापारी जो है भारत नहीं आते थे, बल्कि क्या होता था कि ये जो बिचौलिए होते थे यहाँ तक इटली तक माल पहुँचाते थे, फिर इटली के व्यापारी या जो है ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोपीय देशों के जो व्यापारी है इटली आते थे, यहाँ से माल लेकर चले जाते। ये 3 रास्ते थे। अब आपके जेहन में एक सवाल उठता होगा कि किन चीज़ों का व्यापार होता है। तो उस समय कपड़े का, जो सूती कपड़े थे उसका व्यापार था, जड़ी बूटियाँ थी, जड़ी बूटियाँ थी, मसाले थे, मसाले, जो नक्काशी वाली चीज़ें थी, सजावट वाली, वो सारी चीज़ें थी। इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका व्यापार होता था। और ये सारी चीज़ें भारत और जो मसाला द्वीप हैं, इंडोनेशियाई जो द्वीप समूह है, ये देखो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे जो हैं, तो इन देशों में ये सारी चीज़ें होती थी और यहाँ के व्यापारी आते थे इन चीज़ों को लेकर, या यहाँ के व्यापारी इन चीज़ों को लेकर यहाँ तक जाते थे और सोने चांदी के रूप में वो उन चीज़ों को बेचते थे और सोने चांदी को लेकर यहाँ पे आते थे। और प्राचीन काल में एक कहावत थी कि एक यात्री लिखता है यहाँ पे कि भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं। यानी यहाँ पे वैसी चीज़ें होती थी जो अन्य देशों के व्यापारियों के लिए बहुत ज़रूरी थी और वो सोने चांदी के रूप में पैसे को लेकर आते थे और यहाँ से चीज़ों को लेकर जाते थे। सिंपल सी बात है। हुआ क्या, ये है आपका अरब। 7वीं शताब्दी में इस अरब में इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम का उदय। और इस्लाम का जब उदय होता है तो ये धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैलता जाता है। यहाँ फैला, यहाँ फैला, यहाँ फैला, यहाँ फैला, भारत बहुत जगह पे ये फैल गया। और 1453 ईस्वी की बात है, 1453 ईस्वी, जो तुर्की है इस पर तुर्की ने क्या किया, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया नाम की जगह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी व्यापार के लिए, उस पर तुर्की ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तुर्की। अब ये रास्ता क्या हुआ, बंद हो गया और यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो लुटेरे थे, इन व्यापारियों के साथ मारपीट करते थे, लूटते थे सामान को और रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। तीनों रास्ते बंद हो गए। इस्लाम के उदय के बाद जब इस्लाम ने जो है क्या किया, इस्लाम के अनुयायियों ने जगह जगह कब्जा करना शुरू कर दिया, तो ये सारे रास्ते बंद हो गए। अब यूरोपीय देश, क्योंकि जो है ठंडे प्रदेश है ये, और यहाँ पे सूती कपड़े की, गर्म कपड़े की, जड़ी बूटियों की, मसालों की, नक्काशी वाली चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इन लोगों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि कैसे ये सारी चीज़ें हमें मिले, क्योंकि जीवन सर्वाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। किसके लिए? यूरोपीय कंट्री, क्योंकि ठंडे प्रदेश है और जो लीन ईयर्स होते हैं उसमें काफ़ी इनको दिक्कत होती थी। लीन ईयर्स का मतलब ठंडी जब पड़ती, तो ये प्रिजर्व करने के लिए मसालों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। और आप बहुत सी चीज़ें ये देखेंगे जैसे कोट पैंट, ये सारी चीज़ें, ये सब यूरोपीय कंट्रियों की ही देन है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय तक ठंडी पड़ती है और ठंड होने की वजह से वहाँ पे इन सारी चीज़ों की हमेशा जो है ज़रूरत पड़ेगी। और वो सारी चीज़ें जो है कहाँ से जाती थी? वो भारत से और जो है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जाती थी। अब ये रास्ते बंद हो गए तो अब यहाँ के देश के जो राजा हैं, जो वहाँ के शासक हैं, उनके सामने जनता डिमांड करने लगती है कि भाई हमें भी जो है कि
इन चीज़ों की आवश्यकता है और आप किसी भी तरह से जो है कि इन चीज़ों को हमें प्रोवाइड करवाइए। राजा के सामने चुनौती है, तो राजा क्योंकि जो है कि भाई प्रजा का संरक्षक होता है, तो जाहिर सी बात है प्रजा की चीज़ों का डिमांड कर चीज़ों की पूरी पूर्ति करना राजा की जिम्मेदारी होती है। अब इसी में जो है कि क्या है, यहाँ पर देखिए पुर्तगाल है, यहाँ पे पुर्तगाल है। पुर्तगाल का शासक है डॉन हेनरिक या डॉन हेनरी भी इसको कहा जाता है। डॉन हेनरी क्योंकि नेवी वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, एक तो जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के किनारे है पुर्तगाल, तो राजा के सामने एक चुनौती है कि भाई किसी भी तरह से जो है एक नए रास्ते को खोजा जाए। तो पुर्तगाल का शासक डॉन हेनरिक नेविगेशन में जो है कि काफ़ी इसकी रुचि थी। ये यहाँ से एक यात्री को भेजता है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज को भेजिएगा कि जाओ भाई भारत और दक्षिण एशियाई के जो देश हैं, मसाला द्वीप वाले जो देश है, उनकी खोज करो, कैसे जो है कि नए रास्तों को खोजो, क्योंकि ये रास्ते तो हो गए हैं बंद। अब जो पुर्तगाल का जो शासक है डॉन हेनरी को बार्थोलोमियो डियाज को भेजेगा और सन है 1487 ईस्वी। तो बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से चलकर अफ्रीका महाद्वीप के किनारे अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है वहां तक पहुंच जाता है। और संयोग देखो उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसके आगे बार्थोलोमियो डियाज नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे उस समय तूफान आया हुआ और बार्थोलोमियो डियाज को लगता है कि इसके आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तूफान होगा और हम जो है कि तूफान आते हैं और यहाँ पे हम मर जाएंगे, तो यहाँ से आगे जाना जो है पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने इस अफ्रीका महाद्वीप के जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है उसका नाम दे दिया केप ऑफ स्टॉर्म, तूफानी अंतरीप, ये नाम दे दिया किसने, बार्थोलोमियो डियाज। और वापस चला गया यहीं 1487 ईस्वी। यहाँ से जब गया तो पुर्तगाल के शासक को बताता है कि देखो भाई वो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिणी किनारे तक हम पहुँच गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तूफान आते हैं, वो एक तूफानी अंतरीप है। जब राजा को ये बात पता चलती है कि ये यहाँ तक पहुँच गया था और उसने जो है कि तूफानी अंतरीप उसका नाम दिया, तो कहता है कि नहीं, ये तूफानी अंतरीप नाम नहीं इसका सही है, क्योंकि इसके आगे भी जाने की अभी उम्मीद है, इसलिए इसका नाम जो है उसने कर दिया उत्तम आशा अंतरीप, यानी केप ऑफ गुड होप। किसने इसका नाम किया, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी। कब की घटना है ये, 1487 ईस्वी। अगर इसी तरह से मैप बनाओगे, एक एक घटनाओं को समझोगे तो इतिहास समझना बड़ा इजी हो जाएगा और इसी के साथ साथ ज्योग्राफी समझना इजी हो जाएगा, इसी के साथ साथ आप पॉलिटी बड़े आराम से समझ लोगे और इकोनॉमी भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इन सारे सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड कर लेते हो और पढ़ने का तरीका आपको मालूम है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बड़े आराम से जो है कि क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आगे हम पढ़ते हैं 1487 में तो पुर्तगाल के शासक ने ये काम किया। अब पुर्तगाल के ही बगल में आपका है स्पेन, और स्पेन में उस समय जो शासिका है उसका नाम है ईसाबेला। कहानियों को बहुत सिंपल तरीके से समझिए, नामों को जो है समझिए, कहीं कहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कहानी को आप समझ लिए और नामों को आप जो है जान गए और बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो स्पेन की महारानी है ईसाबेला,
क्योंकि डॉन हेनरी पुर्तगाल का शासक एक प्रयास कर चुका था, तो ईसाबेला भी जो है कि चुप नहीं बैठने वाली है, वो भी क्या है अपना प्रयास करेगी। तो स्पेन की महारानी ईसाबेला इटली के नाविक कोलंबस को हायर करती है, कोलंबस, और ये कोलंबस को हायर करती हैं 1492 ईस्वी में, और भारत की खोज के लिए वो भेजती है। कोलंबस वहाँ से चलता है और जैसे ही आगे जाएगा अटलांटिक महासागर में वो रास्ता भटक जाता है। कौन? कोलंबस। और रास्ता भटक के वो क्या करता है कि अफ्रीका महाद्वीप के किनारे नहीं बल्कि जो है कि एक अलग जो है कि दुनिया में वो पहुंच जाता है। ये यहाँ पे जो आज का कैरिबियाई जो देश हैं, जो वेस्ट इंडीज वगैरह के देश हैं, वहाँ पे वो पहुँचता है। कौन? कोलंबस। और कोलंबस को लगता है कि उसने भारत की खोज कर ली है। वहाँ के जो निवासी थे उसको वो रेड इंडियन नाम देता है और वहाँ से वापस चला आता है। क्योंकि उस समय के जो यात्री हुआ करते थे कुछ निशान छोड़ के जाया करते थे, अपनी डायरी में नक्शे बनाया करते थे, इस तरह से चीज़ें थी। तो कोलंबस 1492 ईस्वी में ये सारी चीज़ें करता है और उसको लगता है कि उसने भारत की खोज कर ली है और वहाँ के निवासियों को वो रेड इंडियन नाम देता है। वापस जाता है, 1492 की ये घटना है। और 1499 ईस्वी में 1499 ईस्वी में एक अन्य यात्री जब कोलंबस के बताए हुए रास्ते पे जाके उसी जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि ये भारत नहीं है बल्कि क्या है, एक अन्य दुनिया है। इसीलिए उस यात्री के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पड़ता है। उस यात्री का नाम था अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची। तो इस प्रकार से अमेरिका की खोज हुई है 1492 ईस्वी में। किसने की है? कोलंबस ने की है और उसका नाम पड़ा है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे, क्योंकि अमेरिगो वेस्पुची ने बताया था कि कोलंबस द्वारा जो खोजा गया जगह है वो भारत नहीं है बल्कि एक अन्य दुनिया है, इसलिए इसका नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पे? अमेरिगो वेस्पुची के नाम। अब क्योंकि भारत अभी खोजा नहीं जा चुका है तो इसलिए फिर से पुर्तगाल का शासक प्रयास करता है और इस बार 1497 ईस्वी में वो वास्को डिगामा नामक एक यात्री को भारत की खोज के लिए भेजेगा। वास्को डिगामा बार्थोलोमियो डियाज के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे उस समय जो है गुजरात का एक यात्री अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीक नाम का एक यात्री जो है यहाँ पर आया हुआ था। तो उससे वो बातचीत करता है, बातचीत सफल नहीं होती है भारत ले जाने के लिए। तो वो उसका पीछा करते करते, अब्दुल मनीक का पीछा करते करते वो क्या करता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किसका पीछा करता है? अब्दुल मनीक का। गुजरात का एक यात्री है अब्दुल मनीक। और यहाँ पे वो जो है कि केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है वास्को डिगामा और इस प्रकार से भारत की खोज होती है, भारत के लिए नए रास्ते की खोज होती है। और यहाँ पे केरल में उस समय जो शासक है उसका नाम है कृष्ण प्रथम। और इस कृष्ण प्रथम को या जो यहाँ के शासक हुआ करते थे कालीकट के, उनको जमोरिन नाम की उपाधि दी जाती थी, इसलिए इनको जमोरिन भी कहा जाता है। तो यहाँ के शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन जब अरब व्यापारियों को ये बात पता चली तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध, इसका वास्को डिगामा का, लेकिन शासक साथ था इसलिए उनका विरोध सफल नहीं हो पाया। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया है। 1497 में चला है, 98 में वो भारत आया। 20 मई या 17 मई कहीं कहीं डेट मिलती है। तो 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज होती है। किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा अब भारत आएगा और यहाँ पे कुछ समय तक रहेगा। रहने के बाद वो क्या है, फिर से वापस चला जाएगा उसी रास्ते से। अब जब वो वापस जाएगा तो अपने साथ वो कुछ सामान यहाँ से खरीद के ले जाएगा और वो सामान जब वो यूरोप में बेचेगा
तो उसको आने जाने का सारा खर्चा निकाल कर और सामान खरीदने का सारा खर्चा निकाल कर उसको जो लाभ होता है वो 60% से ज़्यादा लाभ होता है। 60 गुना से ज़्यादा लाभ होता है। 60 गुना से ज़्यादा लाभ होता है। यानी 1 रुपया इसका आने जाने में खर्च हुआ या सामान खरीदने में खर्च हुआ, सारा चीज़ें मिला के खर्च हुआ, और जब वो उन सामानों को बेचता है तो उसको 60 गुना से अधिक जो है फायदा होता है। यानी इस प्रकार से भारत का जो व्यापार था यूरोप वासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद था। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1498 में भारत की खोज हो गई, और अब 1500 ईस्वी में फिर से यूरोप के जो व्यापारी हैं, खासकर पुर्तगाल के जो व्यापारी हैं, यहाँ पर आएंगे और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नाम का एक यात्री आता है, अपने साथ 13 जहाजी बेड़े लेकर वो आता है। कितने? 13 जहाजी बेड़े, क्योंकि वास्को डी गामा ने बता दिया था कि ये जो अरब के व्यापारी हैं काफ़ी जो है दिक्कत करते हैं, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजी बेड़े लेकर आता है अपने साथ में, और उसमें गोला बारूद ये सारी चीज़ें भी लेकर आता है। और जब उसकी झड़प अरब व्यापारियों के साथ होती है तो अरब व्यापारियों को इसमें मात खानी पड़ती है, यानी अरब व्यापारी अब हार जाते हैं। फिर उसके बाद 1505 ईस्वी में पुर्तगाल जो है कि अब गवर्नर बना के भेजेगा यहाँ के व्यापार को गवर्न करने के लिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला गवर्नर बना के भेजा गया, और वो अब यहाँ पे व्यापार जो है गवर्न करने लगेगा। फिर उसके बाद आपका जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को गवर्नर बना के भेजा जाएगा, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब यहाँ पे भारत में आएगा तो कई प्रकार की नीतियाँ अपनाता है ताकि भारत का जो व्यापार है पुर्तगालियों के लिए वो सुदृढ़ हो सके। तो उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे पुर्तगाली जो है कि भारत के साम्राज्य पे अपना शासन कायम करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरा जो जीएस का पोर्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, या इत्यादि और भी जो चीज़ें हो, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।